चलो तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज ये लेक्चर 3rd होगा। देखो पिछले लेक्चर में हमने यानी पिछली क्लास में हमने कवर किया था डिफरेंट स्पीड, मॉलिक्यूलर स्पीड, अलग अलग स्पीड जैसे VMP, VRMS, V एवरेज, ऐसी चीज़ों को सीखा था और KTG के बारे में सीखा था। KTG के इक्वेशंस पढ़े थे ना, PV = 1/3 ऑफ mNURMS², ये चीज़ें सीखी थी। तो वहाँ पे उन सारे फॉर्मूले को आज जल्दी से रिकॉल करेंगे और कैसे यूज करते हैं इनको तो आपको यूज करना है। बुक्स में जितने भी क्वेश्चंस हो, DPPs में, सीट में जितने क्वेश्चन हो, आप उसको बनाइए। और हम समझते हैं हमने पिछले क्लास में क्या क्या सीखा था। देखिए काइनेटिक गैस इक्वेशन सीखा था, कुछ पोस्टुलेट थे उनको सीखा था। और काइनेटिक गैस इक्वेशन क्या था हमारा, PV = 1/3 स्मॉल m कैपिटल N URMS², जहां पे स्मॉल m क्या था, स्मॉल m क्या था, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल्स, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। और कैपिटल N क्या था, कैपिटल N जो है वो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कंटेनर में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और URMS क्या था, देखिए URMS के बारे में हम अभी बात करेंगे। इसके फॉर्मूलेस को तो आपने देखे थे। URMS क्या होता है, URMS का फॉर्मूला क्या होता है, √3RT/m। URMS का फॉर्मूला ये होता है, ये URMS है आपका। अब देखिए URMS को कैसे डिफाइन करते हैं, नाम पढ़िए पहले अच्छे से। नाम देखिए क्या है, URMS रूट मीन स्क्वायर स्पीड। URMS को कैसे पढ़ते हैं, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। मतलब अगर मान लीजिए कई सारे मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स 1, मॉलिक्यूल्स 2, मॉलिक्यूल्स 3, मॉलिक्यूल्स 4, इसकी स्पीड है U1, इसकी स्पीड है U2, इसकी स्पीड है U3, इसकी स्पीड है U4। तो URMS कैसे निकालते हैं, सारे स्पीड, सारे मॉलिक्यूल्स के स्पीड को स्क्वायर कीजिए। अगर सारे मॉलिक्यूल्स के स्पीड का स्क्वायर करेंगे, फिर उसका एवरेज ले लीजिए, फिर उसका रूट ले लीजिए, जो वैल्यूज आएगी वही URMS है। यानी कि अगर हम इसका पूरे मॉलिक्यूल्स का URMS निकालें तो इसका URMS क्या होगा, URMS = क्या होगा, U1² प्लस U2² प्लस U3² डॉट 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 सारे स्पीड के स्क्वायर डिवाइड बाई कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है उनके एवरेज डिवाइड बाई n, फिर उसका स्क्वायर रूट ले लीजिए। यही है URMS स्पीड। बातें समझ में। तो URMS स्पीड ऐसे निकालते हैं, जहां पे URMS स्पीड कभी कभी क्वेश्चंस में दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो टेम्परेचर दिया रहेगा, गैस का मॉलिक्यूल्स के बारे में बता देगा, किस टाइप के गैस के मॉलिक्यूल्स है, उनका मॉलिक्यूलर वेट क्या है, R आपको पता ही है, तो URMS आप निकाल सकते हैं। तो वहां से आप URMS निकालेंगे। N जो है कैपिटल N जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, स्मॉल m है एक मॉलिक्यूल्स का मास, V क्या है वॉल्यूम ऑफ गैस, P क्या है प्रेशर ऑफ गैस। तो ये हमारा टोटल जो है ये इक्वेशन काइनेटिक गैस इक्वेशन है। वो इक्वेशन जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल्स, URMS स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स और P और V के बीच का रिलेशन शो करे, उसे आप बोलेंगे काइनेटिक गैस इक्वेशन। तो हमने इसके बारे में बात किया था, इस पे क्वेश्चंस भी किया था। और थोड़ी सी एक और चीज बात कर लेते हैं जो कि आखिरी क्लास में जल्दी से हमने कवर कर लिया था। उसको हमने 3 तरीके की स्पीड देखी थी। पहला स्पीड क्या था, पहला था हमारा VMP, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड VMP। दूसरा स्पीड था V एवरेज, और तीसरा स्पीड था वो था हमारा URMS। तो URMS के बारे में बात कर लिए थे। URMS का फॉर्मूला हमने सीख लिया था, क्या होता है, पिछली क्लास में सीखा था 3RT/m, 3RT/m। अब U एवरेज क्या होता है, देखिए नाम से ही पता है कि एवरेज, सारे स्पीड का एवरेज जो होगा, सारे गैस के मॉलिक्यूल्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो इसकी स्पीड होगी उसका एवरेज होगा, आप उसको क्या बोलेंगे, V एवरेज, एवरेज स्पीड। अगर एक मॉलिक्यूल्स का स्पीड U1 है, दूसरे का U2 हो, तीसरे का U3 हो, सारे स्पीड को जोड़ दीजिए, उनका एवरेज लेने के लिए क्या करेंगे, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो ये U एवरेज। इसका फॉर्मूला क्या हमने सीखा था कल, वो था √8/π/RT/m, कल सीखा था। आपको यहाँ पे फॉर्मूले ही याद रखने हैं, फॉर्मूले बेस्ड ही क्वेश्चन पूछेंगे। थोड़े से अगर क्वेश्चंस अच्छे लेवल्स के पूछे गए तो टेम्परेचर वगैरह दे दिया रहेगा, या फिर कॉन्सेप्ट पूछ लेगा कि बेसिकली मीनिंग क्या है इनका। M जो है मॉलिक्यूलर वेट है, मोलर मास है, मोलर मास है। देखिए ध्यान दीजिएगा, आप हमेशा कैलकुलेशन जो आप अभी पूछिए M क्या है, ये किसी भी गैस का मोलर मास है, मोलर मास है। ये मोलर मास आप हमेशा अगर प्रेशर को पास्कल में लेना चाहते हैं तो यूनिट का ख्याल रखना, प्रेशर को अगर पास्कल में लेना चाहते हैं तो आप मास को हमेशा केजी में लेंगे,
मोलर मास को केजी में लेंगे। वैसे मोलर मास ग्राम में होता है ना, जैसे अगर हीलियम की बात करें तो हीलियम का मोलर मास क्या होता है, हीलियम का मोलर मास 4 होता है, तो 4 ग्राम होता है उसका मोलर मास। लेकिन अब वहां पे अगर प्रेशर को पास्कल में कैलकुलेट करना चाहते हो तो 4 ग्राम नहीं लेंगे, केजी में उसको कन्वर्ट करेंगे। कितना लेंगे एम की वैल्यू लेंगे आप 4 × 10⁻³ kg मोलर मास। बातें समझ में आई? मोलर मास, ये एम जो है मोलर मास ऑफ गैस है, किसी पर्टिकुलर गैस का किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे यूआरएमएस स्पीड, वी एवरेज, वीएमपी पूछेगा तो आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए वीएमपी क्या है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ऐसी स्पीड जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेन किए रहते हैं कंटेनर में। समझ में बात है? उसको क्या बोलेंगे आप, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड विच इज ऑक्युपाइड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द कंटेनर इज कॉल्ड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, एमपी, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, राइट। जैसे अगर एग्जांपल से हम समझे इस चीज को, अगर मान लीजिए मेरे पास कोई कंटेनर है, मेरे पास 10 मॉलिक्यूल्स है, जिसमें से 2 मॉलिक्यूल्स की स्पीड देखा गया तो उनकी स्पीड है 500 मीटर पर सेकेंड कंटेनर में किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। 5 मॉलिक्यूल्स की स्पीड जो है वो है 300 मीटर पर सेकेंड, 300 मीटर पर सेकेंड, और 3 मॉलिक्यूल्स की स्पीड है मान लीजिए 600 मीटर पर सेकेंड। तो अगर मैं पूछूं आपसे वीएमपी क्या होगा, वीएमपी क्या होगा, तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स स्पीड अगर पकड़े रखेंगे आप उसको क्या बोलेंगे, वीएमपी। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने, टोटल 10 थे, 10 में से 5 मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो उनकी स्पीड 300 मीटर पर सेकंड है, तो वीएमपी कितना हो जाएगा, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कितनी हो जाएगी, 300। क्लियर है? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड मींस जो स्पीड, जिस स्पीड की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कंटेनर में, जिसको मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेन किए रहेंगे, उसको आप क्या बोलेंगे, उसको मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बोलेंगे। इसका क्या फॉर्मूला हमने सीखा था कल, इसका फॉर्मूला होता है 2RT/m, 2RT/m। तो इन फॉर्मूले को ख्याल रखिए। और यहां से हम देख रहे हैं कि वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रही है, कोई भी वेलोसिटी, बीएमपी, वी एवरेज, यूआरएमएस, किस पे डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर पे, किसी भी गैस के, किसी भी पर्टिकुलर गैस के टेम्परेचर पे। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा वैसे वैसे उनकी स्पीड बढ़ती जाएगी। क्लियर हुआ? कोई डाउट? तो आपको बस फॉर्मूले याद रखना है, फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन इस पे पूछे जाएंगे, इससे अच्छे क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, तो रियल गैस पे बनेंगे, जो कि अभी हम सीखेंगे। आज का हमारा टॉपिक है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड। क्या है? मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड। चलिए हम इसको सीखते हैं। ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, लास्ट क्लास में स्किप हो गई थी जल्दी से। अब देखिए मैक्सवेल का लॉ क्या है। मैक्सवेल इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया। इन्होंने जैसे किसी भी कंटेनर को पकड़ा, उस कंटेनर का स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया। उन्होंने देखा कि कितने मॉलिक्यूल्स, कितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की स्पीड कितनी है, कितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की स्पीड कितनी है, और वो ग्राफ ड्रॉ किए किसके किसके बीच, नंबर ऑफ फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल्स वर्सेस स्पीड का ग्राफ ड्रॉ किए। तो उन्होंने देखा कुछ ग्राफ ऐसा दिखा उन्हें, बेल शेप्ड कर्व। तो इसी चीज को मैक्सवेल साहब ने बोले, मैक्सवेल साहब इसी चीज को एक्सप्लेन किए कि किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अगर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स और उनके स्पीड का ग्राफ ड्रॉ किया जाए तो कुछ ग्राफ बेल शेप्ड दिखता है, वो ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है। ये बेल शेप्ड है, देखो बेल शेप्ड है ना, ऐसे होती है ना बेल जो मंदिरों में लगी रहती है, इसी शेप का ये ग्राफ दिखा। तो इसी ग्राफ के बारे में ही इन्होंने बताया। और यहां से हमें ये देखिए, अगर ऐसा ग्राफ बना, ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है, अगर ये ऐसा ग्राफ बना तो आपको यहां से क्या कंक्लूजन दिख रहा है, ये है फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल्स, कितना फ्रैक्शन मॉलिक्यूल्स, कितने मॉलिक्यूल्स है डिवाइड बाई कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स वर्सेस स्पीड का ग्राफ इन्होंने ड्रॉ किया। अब हम समझते हैं इसको कि इसका मीनिंग क्या है, इस ग्राफ से क्या क्या कंक्लूजन निकलता है। देखो अगर मैं बोलूं कि इस वाले पॉइंट पे देखिए, इस वाले पॉइंट पे यहां पे देखिए, यहां पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना है, कम है। यहां पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना है, कम है ना। देखिए ये वाई एक्सिस पे जब चल रहे हैं तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की तरफ चल रहे हैं, एक्स पे चल रहे हैं तो स्पीड की तरफ चल रहे हैं। तो इस वाले एक्सिस पे देखिए, यहां पे देखिए फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स कम है, और इसके कोरस्पॉन्डिंग कितनी स्पीड है, स्पीड भी कम है, स्पीड कम है ना। इसके कोरस्पॉन्डिंग देखिए यहाँ पे स्पीड कम है, इधर जा रहे हैं तो स्पीड बढ़ रही है, ऊपर जा रहे हैं तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ रहे हैं। तो इस वाले पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग स्पीड भी कम है। यानी ये कंक्लूजन निकाले कि अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो, अगर ऐसी स्पीड, अगर जो स्पीड कम है, देखिए यहाँ पे स्पीड कम है ना, तो कम स्पीड रखने वाले भी मॉलिक्यूल्स की स्पीड, जो मॉलिक्यूल्स है वो कम है। मतलब ऐसे उस कंटेनर के अंदर ऐसा चीज देखा गया कि अगर स्पीड कम है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वो स्पीड, नंबर ऑफ उस स्पीड के कोरस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी कम है।
मतलब कंटेनर के अंदर अगर मॉलिक्यूल्स को देखा जाए तो कम ही ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि कम स्पीड पकड़े हैं, अगर इधर देखें तो कम ही ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि स्पीड ज्यादा पकड़े हैं। देखिए यहाँ पे फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल्स कम है, यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स कम है, और वहां पे स्पीड देखिए तो यहाँ पे अगर स्पीड देखिए तो इसकी स्पीड ज्यादा है, यहाँ पे स्पीड ज्यादा है लेकिन फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल्स कम है। तो यहाँ से हमें क्या कंक्लूजन निकला, हमें निकला यहाँ से ये आइडिया लगा कि किसी भी कंटेनर के अंदर मॉलिक्यूल्स जो होंगे कम ही मॉलिक्यूल्स होंगे जो कम स्पीड पकड़े रहेंगे, कम ही मॉलिक्यूल्स होंगे वो ज्यादा स्पीड पकड़े रहेंगे, इन बिटवीन मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे जो अच्छी खासी एवरेज स्पीड पकड़े रखेंगे। देखो यहां पे देखिए ये क्या है, पिक पॉइंट है, ये क्या है, पिक पॉइंट है। तो ये हमें कंक्लूजन निकला, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पिक, पिक ऑफ द कर्व। क्लियर? तो यहां से हमें ये कंक्लूजन निकला कि कम ही ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि कम स्पीड पकड़े रहेंगे, कम ही ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे कंटेनर के अंदर जो कि ज्यादा स्पीड पकड़े रहेंगे, और अच्छे खासे ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जो एवरेज या फिर इन बिटवीन, ना ज्यादा ही ना बहुत ज्यादा, नहीं बहुत कम स्पीड पकड़े रखेंगे। क्लियर हुआ? क्लियर? तो देखो यही है ग्राफ, इसके बारे में मैं बोलता हूं, इन्होंने बोला कि ये ग्राफ जो है प्रोबेबिलिटी बेस्ड है। प्रोबेबिलिटी मतलब कि कितने मॉलिक्यूल्स की स्पीड कितनी है, इस बात की कैसी प्रोबेबिलिटी, इसी के बीच में ग्राफ ड्रॉ किए, और एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है, इसमें उन्होंने एवरेज स्पीड के बारे में बात किया किसी भी गैस मॉलिक्यूल्स के लिए। और ये ग्राफ कैसा है, बेल शेप्ड, याद रखना। और ये किसके किस बीच में बना रहता है ग्राफ, ये फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल्स वर्सेज स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स। बातें समझ में? अच्छा मैं आपको पूछूं, ध्यान से अगर देखना, अगर मैं आपसे पूछूं इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे ये जो पिक पॉइंट है इसके कोरस्पॉन्डिंग जो भी स्पीड है उस स्पीड को क्या बोला जाएगा, जो भी स्पीड यहां पे मिलेगी ये कैसी स्पीड होगी, यूआरएमएस, वीएमपी, वी एवरेज, कैसी स्पीड कही जाएगी इस वाले पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग। अगर ये पीक है तो इस पीक के कोरस्पॉन्डिंग जो भी स्पीड मिलेगा वो कैसी स्पीड होगी, वीआरएमएस या वीएमपी या वी एवरेज? बताइए। अगर डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा तो आप आसानी से बता देंगे। ये ऐसा पॉइंट है, ये ऐसी स्पीड है जिसमें मैक्सिमम फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल्स है या मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स है। तो मैक्सिमम फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर मैक्सिमम मॉलिक्यूल जो स्पीड पकड़ेंगे उसको क्या बोलेंगे आप? नहीं, एवरेज वेलोसिटी नहीं है, वो एवरेज वेलोसिटी नहीं है, ये वीएमपी है। ये कैसी है? वीएमपी। वीएमपी का क्या डेफिनेशन है? वेलोसिटी विच इज ऑक्युपाइड बाय मैक्सिमम फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल्स, मैक्सिमम फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये वीएमपी है, ये एवरेज नहीं है। मतलब ऑन एवरेज तो आप इसको पूरे ग्राफ को अगर एनालिसिस करोगे तो ऑन एवरेज स्पीड मिलेगा, बहुत ज्यादा, बहुत कम, बीच में इन बिटवीन वाली स्पीड को, सारी स्पीड को ऐड करो, टोटल मॉलिक्यूल से डिवाइड करो, कितने मॉलिक्यूल्स हैं आप उसको बोलेंगे कि वो एवरेज है। लेकिन ये वाली स्पीड, इस वाली स्पीड को क्या बोलेंगे? वीएमपी बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स इस स्पीड को पकड़े हैं ना। देखिए यहाँ पे ये वाई एक्सिस पे देखिए मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स इस स्पीड को पकड़े हैं, तो इसको वीएमपी कहते हैं। तो अगर कहीं भी मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है स्पीड का तो आप सीधे इस बात को जाएंगे, इस बात पे जाएंगे और ये समझ जाएंगे कि ये वाला जो पॉइंट होगा ये वीएमपी होगा, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड वाली पॉइंट। समझ में आई बात है? हाँ, dn बाई n मतलब छोटे छोटे इंटरवल को एनालिसिस कर रहे थे। जैसे अगर ये कंटेनर है, ये कंटेनर है, अगर इस कंटेनर में मैं इतना अगर छोटा नंबर, छोटा फ्रैक्शन लूं और डिवाइड कर दूं टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से, तो इस वाले फ्रैक्शन के कोरस्पॉन्डिंग कितनी स्पीड आ रही है। dn बाई n मींस फ्रैक्शंस, मतलब छोटे इंटरवल का डिवाइड बाय टोटल, तो फ्रैक्शंस मतलब वो छोटे इंटरवल का कितना फ्रैक्शन है आउट ऑफ टोटल फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर dn बाई n बढ़ेगा तो ऑब्वियसली n तो कांस्टेंट है ना, n तो कांस्टेंट है, किसी भी कंटेनर में फिक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर dn बाई n बढ़ रहा है तो इसका मतलब dn बढ़ रहा है, स्मॉल dn बढ़ रहा है, स्मॉल dn बढ़ रहा है। तो यानी कि dn बाई n बोलो, चाहे फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल्स बोलो, चाहे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बोल दो, लेकिन बात है dn बाई n का। क्लियर हुआ? कोई डाउट? चलो अब देखो यहां पे देखिए क्वेश्चन, इसको समझते हैं। ऐसे ही कर्व, मैक्सवेल पे यही कर्व दिया रहेगा, आपको कुछ पूछेगा बताइए कौन सी कैसी स्पीड होगी। जैसे यहां पे अगर मैं पूछूं, और एक चीज और ख्याल रखिए कि जो मैक्सवेल का ग्राफ है, ये ग्राफ dn बाई n वर्सेस स्पीड का, फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल्स वर्सेस स्पीड का जो ग्राफ है, ये ग्राफ कुछ ऐसा ही है। यहां से जीरो से नहीं शुरू होगा, मतलब जीरो तो कभी कभी ग्राफ्स में ऐसे बुक्स में दे देगा, लेकिन जीरो से वो शुरू नहीं होगा, क्योंकि स्पीड जीरो हो ही नहीं सकती मॉलिक्यूल्स की, मॉलिक्यूल्स की स्पीड हो ही नहीं सकती ना, गैसियस मॉलिक्यूल की स्पीड जीरो हो ही नहीं सकती। तो देखो यहां पे क्या है, ये ऐसा ग्राफ बना रहेगा
तो ये ग्राफ का जो एरिया होगा, इस ग्राफ का एरिया जो होगा इसका वैल्यू जो होगा 1 होता है। क्यों? क्योंकि ये फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल्स है, अगर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स को ऐड कर दो तो 1 हो जाता है। तो इस ग्राफ का एरिया जो होगा, ये एरिया कितना होता है, वो 1 होता है इस ग्राफ का एरिया, क्योंकि फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल्स है। समझ में आई? अब देखो जैसे इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन यहां पे बस यही ख्याल रखना है कि जो आपका ग्राफ होगा मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन के कोरस्पॉन्डिंग, उसके कोरस्पॉन्डिंग जो भी एरिया मिलेगा वो एरिया का कितना होगा, वो 0 होगा। अब देखो जैसे मान लो ये कैसे ग्राफ दिया हुआ है, ABCD 3 पॉइंट है, इनके कोरस्पॉन्डिंग अलग अलग स्पीड है मॉलिक्यूल्स की। तो ए वाला पॉइंट कैसी स्पीड होगी, पॉइंट ए पे कौन सी स्पीड आपको मिलेगी, पॉइंट ए पे कौन सी स्पीड मिलेगी, हाँ VMP मिलेगा। अभी तो हम बात किए जो पीक पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग जो भी स्पीड मिलेगी आप उसको क्या बोलेंगे, VMP। अब देखिए, अब B और C में पूछूं, मेरे को ये आइडिया है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चंस में दिया है कि ABCD 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, आपको पूछेगा कि इन तीनों में से हमें आइडिया है, एक VMP है, एक URMS है, एक V एवरेज है। तो अगर आपको पूछे कि बताओ इनमें से कौन सा पॉइंट कौन सी वाली स्पीड पकड़ा रहेगा, मतलब ये नोन है कि इनमें से ये तीनों ही ऐसी स्पीड है जो हम पढ़ रहे हैं। कौन सी? एक स्पीड है VMP है, एक स्पीड है V एवरेज है, एक स्पीड है URMS है। तो आपको बताना है कि इनमें से ABC के कोरस्पॉन्डिंग कौन सी स्पीड बनेगी। तो हमें पता चल गया पॉइंट ए वाली जो होगी वो कैसी स्पीड है, VMP, जनहित में जारी VMP, क्योंकि पीक के कोरस्पॉन्डिंग जो भी स्पीड होगा आप उसको क्या बोलोगे, VMP, क्योंकि वहां मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स वो स्पीड गेन किए हुए हैं। अब अगर मैं पूछूं एवरेज स्पीड कौन सा होगा, B होगा या C होगा, तो आप कैसे पता करोगे? हमें ये पता है ना, हमें सारे रिलेशंस पता है, हमें ये पता है कि URMS सबसे बड़ी स्पीड होती है और VMP सबसे छोटी स्पीड होती है और V एवरेज जो होता है वो इन बिटवीन होती है। अब बताओ VMP तो A हो गया, तो B कैसी स्पीड होगी, B कैसी होगी, V एवरेज होगा, V एवरेज होगा। C कैसी होगी, URMS होगा, क्योंकि C के कोरस्पॉन्डिंग सबसे ज्यादा वाली स्पीड है, तो URMS जो होगा वो C होगा। क्लियर? तो अगर हमें अरेंज करना हो तो पॉइंट ए पे कौन सी स्पीड होगी, वो होगी VMP, पॉइंट बी पे कौन सी स्पीड होगी, वो होगी V एवरेज, और पॉइंट सी पे कौन सी स्पीड होगी, URMS, क्योंकि URMS सबसे बड़ी है तो URMS ही होगा। आया समझ में? तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे एग्जाम्स में, ऐसे ही और भी क्वेश्चंस करेंगे हम। जैसे इस क्वेश्चंस को देखिए, इस क्वेश्चन को ध्यान देखो, मैंने कहा था कि एरिया जो होगा मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्राफ का वो कैसा होगा, उसका सम क्या होगा, मतलब टोटल एरिया कितना होगा, 1 होगा। अब देखो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा आपको बताना है कि T1 T2 T3 में क्या रिलेशन होगा, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन इन बिटवीन है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आया आपको ये समझना है कि ये, अब देखो जैसे पहला, अगर मैं इस ग्राफ को देखूं तो ये क्या है, पहला है, पहला ग्राफ ये क्या है, इसको मैं बोलूं VMP1, ये कौन सी होगी, अलग अलग स्पीड के कोरस्पॉन्डिंग है। ये कैसी है, VMP2, इसको बोल रहा हूं ये कैसी स्पीड है, ये VMP3 देगा, अलग अलग टेम्परेचर पे ना। तो अब मैं पूछूं कि एरिया, अब देखो ध्यान से, एरिया जो है इसका कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है, पूरे ग्राफ का एरिया कांस्टेंट है। अब जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो स्पीड बढ़ेगी, क्योंकि स्पीड जो होता है VMP जो है वो VMP क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट्स ऑफ इट्स टेम्परेचर। बोलो VMP बढ़ेगा, तो यानी देखिए अगर टेम्परेचर बढ़ाया हो तो VMP बढ़ा है, टेम्परेचर बढ़ाया हो तो VMP बढ़ा है, यानी कि कौन सा टेम्परेचर ज्यादा होगा, T1 ज्यादा होगा ना, T1 ज्यादा होगा ना, तभी तो VMP बढ़ा है किसी पर्टिकुलर गैस का। ये एक ही टाइप का, इसमें गैस एक ही टाइप का है, कोई एक ही गैस का, ये dN/N वर्सेस स्पीड का ग्राफ ड्रॉ हुआ है। समझ में आई बात है, dN/N वर्सेस स्पीड का ग्राफ ड्रॉ हुआ है। आपको यही पूछेगा T1 T2 T3 में कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, कौन सा इन बिटवीन है। तो देखो जिसका VMP ज्यादा उसका टेम्परेचर ज्यादा, क्योंकि गैस तो सेम है, मॉलिक्यूलर वेट का कोई फर्क नहीं है। तो हम ये जानते हैं जिसका टेम्परेचर ज्यादा उसका VMP ज्यादा, तो VMP सबसे ज्यादा किसका है, इसका ज्यादा है, तो यानी इस ग्राफ का जो टेम्परेचर होगा वो ज्यादा होगा। तो हमें यहां से आइडिया क्या लगा, T1 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T3। किसी को डाउट, T1 इज ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T3। आपको VMP चेक करना था, VMP जिसका ज्यादा उसका टेम्परेचर ज्यादा, और टेम्परेचर किसका ज्यादा होगा, जिसका VMP ज्यादा, तो VMP इसी का ज्यादा है। सॉरी ये स्पीड वाली एक्सिस है ना, VMP3 ज्यादा है, ये स्पीड वाली एक्सिस है, VMP3 ज्यादा है, तो ये आपका आंसर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। आप इसको ऐसे कर लेंगे
T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1, T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1, क्योंकि ये VMP3 ज्यादा है ना, ये इसका स्पीड ज्यादा है। अब देखो एक और चीज सीखना है हमें, एक और चीज सीखना है, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे, dN/n वर्सेज स्पीड का ग्राफ है ये, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे, मान लीजिए किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ग्राफ ऐसा था, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी तो ग्राफ किधर शिफ्ट होगा, ऊपर से नीचे शिफ्ट होगा, ग्राफ किधर शिफ्ट होगा, हाँ ग्राफ किधर शिफ्ट होगा, थोड़ा सा दबेगा, ग्राफ दबेगा, ग्राफ दबेगा यानी कि ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। अब जब ग्राफ नीचे से जाएगा, अब ग्राफ दबा मतलब ग्राफ शिफ्ट हुआ, ग्राफ शिफ्ट हुआ क्योंकि स्पीड बढ़ी, जब स्पीड बढ़ी इसका मतलब ये है कि हमें क्या आइडिया लगा यहां से, हाँ ग्राफ जब राइट शिफ्ट हुआ तो ग्राफ थोड़ा ऊपर से दबेगा क्योंकि एरिया कांस्टेंट है। बातें समझ में, एरिया एक ही होगा ना, पूरे ग्राफ का एरिया 1 ही होगा, पूरे ग्राफ का एरिया 1 होगा। अब ग्राफ टेम्परेचर बढ़ रहा है तो स्पीड बढ़ रही है, जब स्पीड बढ़ रही है तो ग्राफ राइट साइड शिफ्ट हो रहा है, जब वो राइट साइड शिफ्ट हो रहा है यानी ग्राफ ऊपर से दबेगा क्योंकि एरिया कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है तो इसका मतलब ग्राफ ऊपर से नीचे आएगा। तो ये हमें आइडिया लगा। बातें समझ में? हाँ अब देखो, अब रियल गैस के बारे में पढ़ते हैं। सॉरी एक क्वेश्चन से इसको बना लीजिए, इसको बनाइए क्वेश्चन। हाँ इस क्वेश्चन को बनाइए। इस क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि कोई डिफरेंट गैसेस हैं जिनका टेम्परेचर सेम है, किसी पर्टिकुलर सेम टेम्परेचर पे ये ग्राफ ड्रॉ किया गया है, तो आपको बताना है कि किसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा, किसका कम होगा। मान लीजिए ये गैस A है, इस गैस का मॉलिक्यूलर वेट Ma है और इस गैस का मॉलिक्यूलर वेट Mb है, तो आपको बताना है रिलेशन किसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा। सेम टेम्परेचर है, टेम्परेचर सेम है यानी कि स्पीड सेम है, टेम्परेचर सेम है यानी स्पीड सेम है, स्पीड मतलब टेम्परेचर के कोरस्पॉन्डिंग सेम है, टेम्परेचर सेम है तो स्पीड टेम्परेचर के कोरस्पॉन्डिंग सेम है, लेकिन फर्क इसलिए आएगा क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट अलग अलग है। देखिए अगर इस ग्राफ को देखें, इस ग्राफ का ये V, अगर मैं इसको VMP बोलूं, ये VMP ऑफ A है, तो ये क्या होगा यहाँ पे VMP ऑफ B हो जाएगा, VMP ऑफ B हो जाएगा, ये VMP ऑफ A है, ये VMP ऑफ B हो जाएगा। अब देखो अगर मैं पूछूं कि कौन सा VMP किसका ज्यादा है, किसका VMP ज्यादा है, VMP ऑफ B ज्यादा होगा क्योंकि ये ग्राफ राइट साइड में स्पीड वाली एक्सिस इधर शिफ्ट हो गई है। अब देखो VMP, यहां से हमें आइडिया लगा कि VMP ऑफ B इज ग्रेटर देन VMP ऑफ A, VMP ऑफ A, VMP ऑफ B इज ग्रेटर देन VMP ऑफ A। हाँ देखते हैं, बी ऑप्शन आप बोल रहे हैं, देखिए देखते हैं, VMP ऑफ B इज ग्रेटर देन VMP ऑफ A, इसका मतलब टेम्परेचर सेम है, तो हम ये कह सकते हैं कि VMP इज डायरेक्टली VMP इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, टेम्परेचर सेम है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा उसका VMP कम होगा, इसका मतलब जिसका VMP ज्यादा होगा उसका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा। किसका मॉलिक्यूलर VMP ज्यादा है, B का ज्यादा है, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ, देख लेते हैं यहां पे फिर से एक बार, VMP ऑफ B इज ग्रेटर देन VMP ऑफ A। हाँ ठीक है, हमें आइडिया है कि जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा, टेम्परेचर सेम है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा उसका VMP क्या होगा, कम होगा, तो जिसका VMP कम होगा उसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा, तो ऑप्शन आपका ये आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अब रियल गैस के बारे में पढ़ते हैं। अब देखो क्या है डिफरेंस, क्या है रियल गैस और आइडियल गैस में क्या डिफरेंस है, दो ही चीज हम कंसिडर करेंगे तो आइडियल और रियल में डिफरेंस समझ में आ जाएगा। देखो आइडियल के केस में हम एक चीज मानते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम, अगर सारे गैस के मॉलिक्यूल्स को एकदम पास पास करके अरेंज कर दें तो उनका जो मॉलिक्यूलर वॉल्यूम है वो निग्लिजिबल होता है। अगर निग्लिजिबल मान लेते हो एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर एज अ फ्री स्पेस, तो हम कह सकते हैं कि वो गैस आइडियल हो चुकी है। और एक और चीज मानते हैं कि गैस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसी भी टाइप का नहीं है, तो वो आइडियल होता है। लेकिन ये दोनों चीजें ऑब्जर्व की जाती है। कैसे कह सकते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, कैसे कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर वॉल्यूम होता है। अगर बोले मॉलिक्यूलर वॉल्यूम होता है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए वाटर वेपर है, वाटर वेपर को कंडेंस करे तो कुछ तो लिक्विड मिलता है, तो वही तो उसका मॉलिक्यूलर वॉल्यूम। यानी कोई भी चीज कंडेंस हो रही है, किसी भी गैस को अगर आप कंडेंस कर रहे हो, किसी भी गैस को लिक्विफाई कर रहे हो, तो उसका जो वॉल्यूम मिल रहा है वही तो उसका वॉल्यूम है। यानी कुछ पर्टिकुलर वॉल्यूम मिल रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ gaseous molecule cannot be negligible as compared to the volume of free space।
तो अगर आप निगलेक्ट कर देते हो तो वो आइडियल जैसा माना गया है, अगर कंसिडर करते हो तो रियल के केस में आपको कंसिडर करना पड़ेगा। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे होता है, गैस के मॉलिक्यूल्स बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ये हम कैसे करें, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर नहीं होता है तो गैस के मॉलिक्यूल्स को लिक्विफाई करना इम्पॉसिबल हो जाता है। और हमें पता है गैस को लिक्विफाई आप कर सकते हैं, यानी कि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो यही दो फैक्टर है। तो हमें रियल गैस के केस में हमें दो चीज पर ध्यान देना है, यही जो रियल गैस के मॉलिक्यूल्स जो होंगे उनका सफिशिएंट वॉल्यूम होगा, मतलब उनका गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम आपको कंसीडर करना पड़ेगा, उसको निगलेक्ट आप नहीं करेंगे, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आप कंसीडर करेंगे, तब जाके वो रियल गैस होगी। और अगर इन दोनों को निगलेक्ट करते हो तो आइडियल गैस हो गई। समझ में आई बात है। अब देखिए कोई भी गैस है, अगर कोई रियल गैस है, अगर उसको आप आइडियल गैस के हिसाब से आप ट्रीट करते हो तो कुछ करेक्शंस आता है, कुछ उसके वैल्यूज में, उसके डेटाज में कुछ करेक्शन आता है। जैसे आप मान लीजिए वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहे हो तो उसमें कुछ फर्क आ जाएगा, तो उस वॉल्यूम में जो फर्क, जो डेविएशन दिख रहा है आइडियल गैस से, आप उसी को कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर के नाम से जाना जाता है। कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर जिसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या आइडिया देता है, ये आइडिया ये देता है कि कोई भी रियल गैस आइडियल बिहेव से कितना डेविएट है, कोई भी रियल गैस अपने आइडियल बिहेवियर से कितना डेविएट है, आप उसको क्या बोलेंगे, वही उसका कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर होगा उस गैस का। समझ में आया। कोई भी गैस आइडियल बिहेवियर से कितना डेविएट है, आप उसको उस गैस का कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर बोलेंगे। अब देखिए कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर अगर मैं बोलूं, कोई आपका रियल गैस है जिसका एक्चुअल में वॉल्यूम किसी भी पर्टिकुलर प्रेशर और टेम्परेचर पे भी मिला, भी रियल मिला, एक्चुअल वॉल्यूम जो है किसी पर्टिकुलर प्रेशर और टेम्परेचर पे रियल वॉल्यूम जो है वी मिला, अगर उसको आइडियल जैसा माना जाए तो कैलकुलेट करके उसका वॉल्यूम आइडियल बिहेवियर पे वी आइडियल मिल रहा है, तो इन्हीं दोनों का जो रेशियो होता है उसी को बोला जाता है जेड। ये रियल है, REAL, वी रियल डिवाइड बाई वी आइडियल, यही है आपका कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर, यही है आपका कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर। मतलब कोई भी गैस का रियल से कितना डेविएशंस हुआ है, आप उसको क्या बोलेंगे, कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर। कोई भी रियल गैस का आइडियल बिहेवियर से कितना डेविएशंस हुआ है, उसी को आप बोलेंगे कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर। रेशियो ऑफ वॉल्यूम रियल डिवाइड बाई वॉल्यूम आइडियल इक्वल्स टू कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, देखो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, एक और इक्वेशन मिलता है हमें, PV बाई आर टी इक्वल टू जेड, PV बाई आर टी इक्वल टू जेड। एन कर देंगे क्योंकि अगर n नंबर ऑफ मोल्स रहेंगे तो PV बाई एन आर टी इक्वल टू जेड। तो यहां से जेड की तीन केसेस पॉसिबल होते हैं, एक तो होता है जेड इक्वल टू 1 मिले, एक होता है जेड लेस देन 1 मिले, या फिर जेड ग्रेटर देन 1 मिले। अगर जेड अगर 1 मिला, पहला केस ले लेते हैं, अगर जेड 1 मिला तो हम यहां से कह सकते हैं, यहां पे 1 पुट करेंगे तो हम यहां पे कह सकते हैं कि वी रियल गैस इक्वल टू वी आइडियल, मतलब गैस का जो रियल वॉल्यूम मिल रहा है उस गैस का आइडियल वॉल्यूम के कोरस्पॉन्डिंग सेम है, तो वो गैस कैसी होगी, जो रियल गैस है वो आइडियल गैस होगी, क्योंकि रियल बिहेवियर पे जो वॉल्यूम मिल रहा है और आइडियल बिहेवियर पे जो उसका वॉल्यूम मिल रहा है, उन दोनों वॉल्यूम सेम है, तो वो गैस आपका कैसा हो गया, वो गैस आपका आइडियल हो गया। तो अगर किसी भी गैस के लिए जेड इक्वल टू 1 है, अगर किसी भी गैस के लिए जेड इक्वल टू 1 है, तो वो गैस कैसी मानी जाएगी, आइडियल गैस मानी जाएगी, वो गैस कैसी मानी जाएगी, आइडियल गैस। अब देखिए दो केस और बचते हैं, या तो हो सकता है जेड लेस देन 1 हो, या तो जेड ग्रेटर देन 1 हो। अगर गैस किसी भी गैस के लिए जेड लेस देन 1 होगा तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ रियल इज लेस देन वॉल्यूम आइडियल, कह सकते हैं। जेड होता है ना रियल बाई आइडियल पुट करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ रियल इज लेस देन वॉल्यूम ऑफ आइडियल। तो यहां से हम पहला कंक्लूजन ये निकला, दूसरा कंक्लूजन ये निकला कि रियल का वॉल्यूम कम है आइडियल से। इसका मतलब अगर मैं पूछूं वो गैस कैसा डेविएशन शो कर रहा है, निगेटिव डेविएशन या पॉजिटिव डेविएशन। देखिए निगेटिव है ना, निगेटिव है क्योंकि निगेटिव डेविएशन इसलिए है क्योंकि कम मिल रहा है, जितना मिलना चाहिए था आइडियल नेचर पे उससे कम रियली उसका वॉल्यूम मिल रहा है, तो आप उसको बोलेंगे कि गैस कैसा डेविएशन शो कर रहा है, निगेटिव डेविएशन। कैसा डेविएशन शो कर रहा है, निगेटिव डेविएशन। और पूछूं ये निगेटिव डेविएशन है, इसका मतलब वॉल्यूम रियली में कम मिल रहा है आइडियल नेचर से, तो हम ये भी कह सकते हैं कि नेगेटिव डेविएशन है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि गैस अट्रैक्टिव नेचर की होने से गैस का वॉल्यूम कम मिल रहा है, गैस में अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेंट है। तो यहाँ पे गैस का कैसा नेचर होगा, अट्रैक्टिव नेचर, अट्रैक्टिव नेचर ऑफ गैस, अट्रैक्टिव नेचर ऑफ गैस, अट्रैक्टिव नेचर ऑफ गैस। अब अगर ग्रेटर देन 1 हुआ तो हमें यहां से क्या कंक्लूजन निकला कि वॉल्यूम जो रियल होगी
वो ग्रेटर देन वॉल्यूम आइडियल होगी, वॉल्यूम जो रियल होगी वो ग्रेटर देन वॉल्यूम आइडियल होगी। और इसमें कैसा डेविएशन हम इसमें किस टाइप का डेविएशन होगा, निगेटिव डेविएशन या पॉजिटिव डेविएशन। अब रियल वॉल्यूम ज्यादा मिल रहा है आइडियल से, यानी कि वो आइडियल से पॉजिटिवली डेविएट हो गई है, तो कैसा डेविएशन है, पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन ऑफ गैस, पॉजिटिव डेविएशन ऑफ गैस। और अगर मैं पूछूं गैस में किस टाइप का फोर्स डोमिनेंट है, अट्रैक्टिव नेचर या रिपल्सिव नेचर, और पॉजिटिव डेविएशन है गैस के मॉलिक्यूल्स में रिपल्सिव नेचर डोमिनेंट होगा, तो गैस मॉलिक्यूल्स कैसे हैं, रिपल्सिव इन नेचर। तो कभी कभी जेड आपको दिया रहेगा तो आपको पूछेगा कि बताइए कैसी नेचर की गैस है, आइडियल है या रियल है, और रियल है तो किस टाइप का उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अट्रैक्टिव है, रिपल्सिव या किस टाइप का डेविएशन है, वो जेड की वैल्यू देखकर आप इजिली बता सकते हो। देखो एक्चुअली होता क्या है, इस क्वेश्चन को अभी मत बनाइए, एक्चुअली होता क्या है, अगर किसी भी गैस का आइडियल नेचर है तो उसका पीवी ग्राफ ड्रॉ करते हैं किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो ग्राफ कुछ ऐसा होता है, बॉयल्स लॉ के कोरस्पॉन्डिंग जो कि हम सीखे थे, ग्राफ कुछ ऐसा होता है। ग्राफ कुछ ऐसा होता है, अगर उसको रियल अगर पीवी रियल मान के हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें, हाँ अगर हम उसको रियल मान के उसका ग्राफ ड्रॉ करें तो कैसा हमें ग्राफ मिलता है, हाँ उसका कैसा ग्राफ मिलता है, ग्राफ कुछ ऐसा मिलता है। अगर उसको एक एक पॉइंट को लेकर एक्सपेरिमेंटली उसका पी वर्सेस वी का ग्राफ ड्रॉ करें तो ग्राफ कुछ ऐसा मिलता है, ग्राफ कुछ ऐसा मिलता है। ये आइडियल नेचर के कोरिस्पॉन्डिंग है, ये रियल नेचर के कोरिस्पॉन्डिंग है, रियल नेचर के कोरिस्पॉन्डिंग है। तो इधर देखिए, ये देखिए, ये आइडियली पे इसका वॉल्यूम कम था, जैसे मान लीजिए किसी पर्टिकुलर प्रेशर पे मैं बोलूं, इस पर्टिकुलर प्रेशर पे इसका वॉल्यूम यहां पे मिल रहा था V1 और इसका वॉल्यूम मिल रहा था V2, इसी प्रेशर पे V2, तो यहाँ पे V2 जो है ज्यादा है V1 से, तो इस डेविएशन को बोला जाता है, यहां से यहां तक का जो भी डेविएशन है उसका, उसको बोलेंगे पॉजिटिव डेविएशन, उसको बोलेंगे पॉजिटिव डेविएशन। अब यहां से यहां मतलब इसके आगे वाला जोन, इसके आगे वाला जोन यहां से यहां तक, ये कैसा हो जाएगा, निगेटिव डेविएशन, क्योंकि रियल वाली वॉल्यूम जो है वो कम मिली है आइडियल से, तो ये निगेटिव डेविएशन। और इस वाली पॉइंट पे जहां पे आइडियल गैस रियल गैस जैसा ट्रीट हो रहा है, इस वाले को बोलेंगे कि यहाँ पे आइडियल नेचर ऑब्जर्व हुआ है, नो डेविएशन, आइडियल नेचर ऑब्जर्व हुआ है। चीजें क्लियर है, नो डेविएशन। तो हमें इसी टाइप के ही क्वेश्चंस करने हैं। जैसे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि कोई भी गैस है जिसका 1 मोल का वॉल्यूम मिल रहा है एसटीपी पे 25 लीटर। तो एसटीपी पे हमने ये वॉल्यूम कौन सा सीखा था, जो हमने पूछा था कि किसी भी गैस के 1 मोल का वॉल्यूम एसटीपी पे कितना होता है, 22.4, ये मानते हुए कि वो गैस आइडियल है। तो अगर गैस आइडियल होती तो 1 मोल का एसटीपी पे वॉल्यूम कितना मिलता, 22.4, लेकिन एक्चुअली वॉल्यूम कितना मिला है एसटीपी पे, 25 लीटर। तो आपको यही बताना है, आपको बताना है 25 लीटर मिला है, तो आपको बताना है कि बताइए कैसा गैस होगा, रियल होगा या आइडियल गैस होगा। जल्दी से बताइए गैस कैसा होगा आपका, रियल होगा या आइडियल होगा। हमें पता है गैस अगर आइडियल होती तो वॉल्यूम कितना मिलता, वॉल्यूम 22.4 लीटर मिलता अगर गैस आइडियल होती तो। लेकिन गैस आइडियल नहीं है, गैस आइडियल इसलिए नहीं है क्योंकि वॉल्यूम 25 लीटर मिला है, तो इसका मतलब नेचर ऑफ गैस कैसा है, गैस आपकी गैस वो रियल गैस है, आपकी गैस कैसी है, रियल गैस है। और अगर जेड कैलकुलेट करना होता तो हमें पता है जेड कैसे कैलकुलेट करेंगे, जेड का क्या फॉर्मूला होता है, V रियल डिवाइड बाई V आइडियल, जो कि अभी हम सीखे। V रियल, वॉल्यूम रियली कितना मिल रहा है उसका, 25 मिल रहा है, आइडियल कंडीशंस पे कितना वॉल्यूम मिलता है किसी भी गैस के 1 मोल का, 22.4 लीटर। अगर इनको डिवाइड कर देंगे तो आपका जेड मिल गया। अब ये जेड कैसा मिलेगा, जेड क्या मिलेगा, जेड ग्रेटर देन 1 मिलेगा, क्योंकि 22 इज ग्रेटर देन 22.4, तो जेड ग्रेटर देन 1 मिला। अब जब जेड ग्रेटर देन 1 मिला तो इसका मतलब कैसी गैस है, अट्रैक्टिव नेचर की है या रिपल्सिव नेचर की है, अट्रैक्टिव नेचर की है, रिपल्सिव नेचर की है। गैस रिपल्सिव नेचर की होगी क्योंकि रियल में उसका वॉल्यूम ज्यादा मिल रहा है, ग्रेटर देन 1 है, तो हम ये कह सकते हैं कि वॉल्यूम रियल इज ग्रेटर देन वॉल्यूम आइडियल,
तो इसका मतलब गैस में रिपल्सिव नेचर है, गैस रिपल्सिव नेचर की है, रिपल्सिव नेचर है। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लीजिए। 4 है, कोई गैस है, 4 गैस ABCD जिनका कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर 1.6, 0.8, 0.6 एंड 1.8 है। कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर मतलब जेड की वैल्यूज गिवन है, जेड की वैल्यू आपको गिवन है, आपको क्या बताना है, अरेंज करना है इनके डेविएशन के कॉरेस्पॉन्डिंग, किसमें ज्यादा डेविएशन देखा गया। तो देखो डेविएशन क्या होगा, डेविएशन मतलब एक से कितना ज्यादा, मतलब जेड जो होगा अगर 1 होगा तो वो आइडियल है, उस 1 से कितना ज्यादा होगा आप उसको बोलेंगे कितना ज्यादा या फिर कितना कम, वही तो उसका डेविएशन है। अगर आपको डेविएशन कैलकुलेट करना हो तो आप क्या कैलकुलेट करेंगे, डेविएशन क्या होता है, डेविएशन जेड नहीं होता, जेड तो वो जेड आइडिया देता है कि रियलिटी से कितना डेविएट है, लेकिन डेविएशन अगर आपको देखना हो तो डेविएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z-1। आइडियल से कितना जेड मिल रहा है, मतलब 1 से कितना ज्यादा है फिर कितना कम मिल रहा है। अगर 1 से जितना ज्यादा मिलेगा उतना ही ज्यादा डेविएट रहेगा Z-1 की वैल्यू। क्लियर है? अब देखिए पहला गैस जो है, गैस ए जो है उसके लिए जेड कितना मिला है, जेड फॉर गैस ए कितना है, वो है आपका 1.6, जेड फॉर बी कितना है, वो है आपका 0.8, जेड सी के लिए कितना मिला है, वो है 0.6, जेड डी के लिए कितना मिला है, वो है 1.8। अब ध्यान से देखिए ये सारा जेड दिया हुआ है, आपको डेविएशंस बताना है, मतलब आइडियल से कोई कितना डेविएट है, मतलब Z-1 की वैल्यू किसके लिए ज्यादा है, जिसके लिए Z-1 की वैल्यू ज्यादा, उसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू, जिसके लिए Z-1 के मैग्नीट्यूड की वैल्यू ज्यादा उसके लिए डेविएशंस ज्यादा। अगर ए का डेविएशन देखें तो ए का डेविएशन कितना होगा 0.6 का, बी का कितना डेविएशन होगा 0.2 का, सी का डेविएशन कितना होगा 0.6 का, सॉरी 0.4 का, डी का कितना डेविएशन होगा 0.8 का, 8 का। अब आपको बताना है कि बताइए कौन ज्यादा डेविएटेड है, कौन ज्यादा डेविएटेड है, तो कौन ज्यादा डेविएटेड, सबसे ज्यादा डी डेविएटेड है, उसके बाद फिर कौन सा है, डी सबसे ज्यादा डेविएटेड है आइडियल से, फिर उसके बाद ए है, फिर उसके बाद कौन सा है इनमें से बी है, फिर उसके बाद सी है, सी 0.4 का है, तो इसको थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, यहाँ पे आप बी कर लीजिए, यहाँ पे सी कर लीजिए। आया समझ में? डेविएशन मतलब आइडियल से कितना, Z-1 की वैल्यू कितना ज्यादा है आइडियल से। अगर Z1 है तो उसका डेविएशन ही नहीं है, 0 डेविएशन। क्लियर? वेरिएशन ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर एंड टेम्परेचर। अब प्रेशर और टेम्परेचर पे जेड का देखते हैं वेरिएशन। देखो अगर जेड वर्सेस पी का ग्राफ ड्रॉ किया जाए, जेड वर्सेस पी का, ये पहला ग्राफ है कब, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो अगर मान लेते हैं ये जेड इक्वल टू 1 वाली लाइन है, तो कुछ ऐसा ग्राफ ड्रॉ होता है, जेड वर्सेस पी का कांस्टेंट टेम्परेचर पे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे कुछ ऐसा ग्राफ ड्रॉ होता है। अब देखो जैसे इस वाले पॉइंट को क्या बोलेंगे, डेप्थ ऑफ कर्व कितना डाउन है, इसको बोलेंगे डेप्थ ऑफ कर्व। इसको हम दूसरे कलर से ड्रॉ कर लेते हैं, डेप्थ ऑफ कर्व, ये डेप्थ ऑफ कर्व है। तो जितना ज्यादा डेप्थ ऑफ कर्व होगा, जेड इक्वल टू 1 से, आप उतना ही बोलेंगे कि आपका गैस उतना ही ज्यादा डेविएशन शो कर रहा है। डेप्थ ऑफ कर्व जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा डेविएशन शो कर रहा होगा आपका गैस। अब देखिए यहां से हम ये देख रहे हैं कि क्या क्या कंक्लूजन, कुछ ऐसा ही ग्राफ ड्रॉ होगा। अगर मान लीजिए कोई पर्टिकुलर 2 गैसेज है, मान लीजिए गैस 1 है, ये गैस 2 है, ये गैस 1 है। अब बताइए किसमें ज्यादा डेविएशन शो हो रहा है, गैस 1 में या गैस 2 में। ये मान लीजिए गैस 1 के लिए ग्राफ है, ये गैस 2 के लिए ग्राफ है, तो किसमें ज्यादा डेविएशन शो हो रहा है, ज्यादा डेविएशन, जितना ज्यादा डेप्थ ऑफ कर्व होगा उतना ही ज्यादा डेविएशन। तो 1 का डेविएशन ज्यादा है 1 से, आइडियल से। समझ में आई बात है? अब देखो जैसे इस क्वेश्चन को देखो, कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन अगर आएगा। अब देखिए ये क्या है, कोई गैस है जिनका अलग अलग किसी कांस्टेंट प्रेशर पे, कांस्टेंट टेम्परेचर पे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे ग्राफ ड्रॉ हुआ है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे ग्राफ ड्रॉ हुआ है ABCD। अगर आपको पूछे कि अरेंज करिए इनको अट्रैक्टिव फोर्सेस के नेचर में, किसमें ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स है, किसमें ज्यादा कम, किसमें कम है, आपको उसके बीच में अरेंज करना है। तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे डेप्थ ऑफ कर्व। देखिए
अगर डी को देखें तो डी ज्यादा डेविएशन शो कर रहा है। कैसा डेविएशन है? निगेटिव डेविएशन है, ज्यादा निगेटिव डेविएशन है ना, क्योंकि जेड की वैल्यू लेस देन 1 आ रही है, इधर जेड की वैल्यू लेस देन 1 आ रही है। तो अब ज्यादा डेविएशन ये शो कर रहा है, ज्यादा निगेटिव डेविएशन ये शो कर रहा है, इसका मतलब कौन सा गैस ज्यादा डेविएट हो रही है? गैस सबसे ज्यादा डेविएट डी है, तो सबसे ज्यादा आपको अट्रैक्टिव नेचर किसमें होगा? जो ज्यादा नीचे होगा, गर्भ जिसका डेप्थ ज्यादा कम होगा वो ज्यादा ही अट्रैक्टिव होगा। तो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव कौन होगा? डी होगा, उसके बाद सी होगा, फिर बी होगा, फिर ए होगा। समझ में आई बातें? आपका जेड वर्सेस पी का ग्राफ देखकर आप बता सकते हैं किसमें कितना डेविएशन हो रहा है, कौन ज्यादा अट्रैक्टिव है, कौन ज्यादा रिपल्सिव नेचर की गैस है। अब अगला है जेड वर्सेस पी का ग्राफ अलग अलग टेम्परेचर पे। जेड वर्सेस पी का ग्राफ अलग अलग टेम्परेचर पे। अब देखो अलग अलग, जैसे हमने दो केस लिया था, पहला था हमारा जेड वर्सेस पी का ग्राफ जब टेम्परेचर कांस्टेंट था, जेड वर्सेस पी का ग्राफ जब टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है। अब देखो जब टेम्परेचर जब बढ़ेगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, हमें ये पता है, एक चीज अभी नोट कर लीजिए, फिर बाद में हम लोग इसको भी समझ लेंगे। नोट कर लीजिए कि टेम्परेचर बढ़ाने से और प्रेशर लो करने से, किसी भी गैस का अगर प्रेशर कम हो रहा है और टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसका आइडियल नेचर अचीव होता है, गैस आइडियल नेचर शो करती है। क्लियर हुआ? ऑन इन एट, ऐसे लिख सकते हो, एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर गैस शोज आइडियल बिहेवियर। जब प्रेशर बहुत ही कम हो, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो तो गैस आइडियल नेचर शो करती है। अब देखो यहाँ पे ये जेड वर्सेस पी का ग्राफ है अलग अलग टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो गैस आइडियल नेचर शो करेगा, अगर गैस आइडियल की तरफ डेविएट होगा, इसका मतलब ग्राफ ऊपर शिफ्ट होगा, क्योंकि अगर ये ग्राफ धीरे धीरे शिफ्ट होकर अगर इसके पास पहुंचा तो गैस आइडियल हो गई ना। तो आपको यही भी बताना है कि T1 T2 T3 में कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है। यानी कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो डेविएशंस कम हो रहा होगा, तभी तो डेविएशन जितना कम उतना ही वो आइडियल की तरफ मूव कर रहा है। तो टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर रहा होगा तो जेड की वैल्यू, Z-1 की वैल्यू उतना ही कम हो रहा होगा, यानी कि डेप्थ ऑफ कर्व क्या हो रहा होगा, वो कम हो रहा होगा। तो डेप्थ ऑफ कर्व जिसके लिए जितना ज्यादा कम, मतलब या फिर ऐसे बोल सकते हो कि डेप्थ ऑफ कर्व जितना कम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डेप्थ ऑफ कर्व कम होगा। अब देखिए यहाँ पे ये डेप्थ सबसे कम है, यानी कि इस वाले ग्राफ का टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा जो कि T3 है। इस वाले ग्राफ का टेम्परेचर इंटरमीडिएट होगा, इन बिटवीन होगा, जो कि T2 है। इस वाले ग्राफ का टेम्परेचर T3 है जो कि सबसे ज्यादा होगा, सबसे कम होगा। तो T1 इज लेस देन T2 इज लेस देन T3। आपको डेप्थ ऑफ कर्व देखना है, जिसके लिए डेप्थ ऑफ कर्व ज्यादा 1 2 3, मतलब ऑर्डर में आप अरेंज करिए, ऑर्डर में अरेंज कीजिए 1 2 3। क्या 1 2 3 मतलब इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? क्या पूछा था? हाँ 1 2 3, हाँ मतलब T3 ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा, क्योंकि वो ज्यादा आइडियल है, ज्यादा T3 ज्यादा है, इसका मतलब वो ज्यादा आइडियल है, यानी डेप्थ ऑफ कर्व उतना ही कम होगा। क्लियर? चलिए अब यहां पे अगला पॉइंट है रीजन ऑफ डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। गैस क्यों आइडियल बिहेवियर से, हाँ सही है, इंक्रीजिंग था। अब देखिए क्या है कि रीजन, कौन सा वजह है जिसकी वजह से गैस आइडियल बिहेवियर से ज्यादा आइडियल बिहेवियर शो करती है। रीजन फॉर डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, देखिए दो ही रीजन है जो कि हम अभी आपको क्लास के शुरू में ही बताया। कौन कौन सा बिहेवियर है? एक तो है कि वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स, ऐसे लिखे, वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स इज नॉट negligible as compared to the volume of container, negligible as compared to volume of container, कंटेनर के वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम को निग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। क्यों कंसीडर करना पड़ेगा रियल बिहेवियर में? रियल बिहेवियर में इसलिए कंसीडर करना पड़ेगा क्योंकि हमें पता है सारी गैस के पास स्पेसिफिक, मॉलिक्यूल्स के पास स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है। क्योंकि अगर गैसेस को कंडेंस किया जाए, गैस को अगर लिक्विड या फिर सॉलिड में कन्वर्ट किया जाए तो कुछ तो वॉल्यूम मिलता है, वही तो होगा उसका वॉल्यूम, तो उसको आप निग्लेक्ट मत कीजिए। तो एक ये है रीजन कि आप
ये इग्नोर कर देते हैं कि गैसियस मॉलिक्यूल्स का कोई वॉल्यूम नहीं होगा अगर उनको अगर लिक्विड या फिर सॉलिड में अरेंज किया जाए तो। और दूसरा है उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन FOA, वो निग्लेजिबल नहीं होता, वो कंसिडरेबल होता है। अगर आप उसको कंसिडर करते हो तो गैस आपका रियल बिहेवियर शो करेगा, जबकि आइडियली में इन दोनों चीजों को निग्लेक्ट कर दिया जा सकता है, कर दिया जाता है, जो कि हम पोस्टुलेट में भी पढ़े थे। पोस्टुलेट में हम पढ़े थे कि ये माना जाए कि गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम होता नहीं है, और ये भी माना जाए कि गैस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता ही नहीं है। अगर नहीं मान रहे हो दोनों चीजों को तो वो आइडियल बिहेवियर वाली गैसेस हैं, जो कि ऐसा अभी तक कोई भी आइडियल गैस नहीं है, कोई भी चीज आइडियल नहीं है। इसलिए आपको रियल मानना है तो इन दोनों चीजों को कंसिडर करना पड़ेगा। अब देखिए वंडर वाल गैस इक्वेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वंडर वाल गैस इक्वेशन। वंडर वाल गैस इक्वेशन क्या कहता है, इन्होंने एक ऐसा गैस इक्वेशन बनाया जो कि आइडियल रियल गैस के लिए फॉलो हो, रियल गैस के लिए फॉलो हो। किसी भी रियल गैस के लिए आप इसको अप्लाई करके उनका जो प्रेशर होगा, जो वॉल्यूम होगा, आप उसको बता सकते हो। तो इन्होंने दो चीजों को बेसिकली कंसिडर किया, इन्होंने दो चीजों को कंसिडर किया जो कि छोड़ दी गई थी आइडियल के केस में, जो कि छोड़ दी गई थी आइडियल के केस में। तो पहला फैक्टर है जिसको उन्होंने कंसिडर किया, वो है वॉल्यूम करेक्शन, वो है हमारा वॉल्यूम करेक्शन। हाँ, वो है हमारा वॉल्यूम करेक्शन। वॉल्यूम करेक्शन में इन्होंने कहा कि गैस का वॉल्यूम जो होगा वो कंटेनर का वॉल्यूम मत कहिए, गैस का वॉल्यूम जो होगा वो जो रियल वॉल्यूम होगा आप उसको कहिए। जो गैस का, जो हम आइडियल गैस का इक्वेशन क्या होता है, PV = nRT होता है ना, PV = nRT होता है आइडियल गैस इक्वेशन। तो यहाँ पे ये जो V होता है, ये वॉल्यूम ऑफ कंटेनर तो हम कहते हैं, लेकिन ये वॉल्यूम ऑफ कंटेनर नहीं होता है, ये वॉल्यूम ऑफ फ्री स्पेस होता है। क्या होता है ये? वॉल्यूम ऑफ फ्री स्पेस फॉर गैसेस, जिसमें गैस के मॉलिक्यूल्स फ्रीली घूम सकते हैं। समझ में आई बात है? और ये P क्या है? प्रेशर ड्यू टू कोलिजन विद कंटेनर ऑफ वॉल ऑफ कंटेनर। क्लियर? तो इन्होंने कहा कि अगर गैस के मॉलिक्यूल्स, मान लीजिए सब गैस के मॉलिक्यूल्स है, अगर इनको एक पास करके अरेंज किया जाए तो इनका जो ये वॉल्यूम मिला है, अगर इसका वॉल्यूम मान लीजिए पूरे कंटेनर का वॉल्यूम V है और ये जो वॉल्यूम है ये गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम V1 है, तो फ्री स्पेस का जो वॉल्यूम है, जो V है, ये एक्चुअल वाला V जो है ये नहीं है, ये V क्या होगा? ये V होगा, फ्री स्पेस का वॉल्यूम क्या होगा? वो होगा V - V1। फ्री स्पेस का वॉल्यूम क्या होगा? V - V1। क्लियर हुआ? ये फ्री स्पेस का वॉल्यूम क्या होगा? V - V1। क्योंकि यहां पे जो हम V रख दे रहे थे, अब ये V नहीं है, अब ये V - V1 है, जो कि फ्री स्पेस का वॉल्यूम है। अगर गैस आइडियल मान रहे हो तो इसका मतलब ये वाली वॉल्यूम जीरो कर दो। अगर V1 जीरो कर दो तो V - V1 जो होगा V1 के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आई? तो यहां पे एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया, एक नया कॉन्सेप्ट। जैसे अगर मैं बोलूं वॉल्यूम करेक्शंस क्या होगा? वॉल्यूम करेक्शन क्या होगा? वो होगा वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस, अगर 1 मोल गैस का वॉल्यूम में, किसी भी गैस के 1 मोल का वॉल्यूम, मॉलिक्यूलर वॉल्यूम B हो, तो क्या हो जाएगा? V - B हो जाएगा फ्री स्पेस। यहां पे B क्या है? B क्या है? वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्लियर? 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब देखो B क्यों की है? क्योंकि अगर 1 मोल के लिए हम देख रहे हैं तो 1 मोल के मॉलिक्यूल्स के जितना वॉल्यूम होगा आप उसको कंटेनर के वॉल्यूम में से सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि रियल में फ्री स्पेस वाला कितना है जिसमें गैस के मॉलिक्यूल्स घूम रहे हैं। समझ में आई बात है? तो अगर मैं पूछूं यहां से B की यूनिट क्या होगी, व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ B? 1 मोल गैसियस मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम होगा आप उसको B बोल रहे हो, यानी कि B की यूनिट क्या होगी? B की यूनिट होगी लीटर पर मोल, लीटर पर मोल। यूनिट ऑफ B कितना हो जाएगा? लीटर पर मोल। 1 मोल का कितना वॉल्यूम है वही तो है B, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? लीटर पर मोल। समझ में बात है? तो अगर मेरे पास मान लीजिए N मोल गैसेज हैं, अगर N मोल गैसेज है तो फ्री स्पेस का कितना वॉल्यूम हो जाएगा? फ्री स्पेस का कितना, इसको लिखिएगा वॉल्यूम, फ्री स्पेस का वॉल्यूम कंटेनर का। तो क्या हो जाएगा? फ्री स्पेस का, अगर 1 मोल के कोरस्पॉन्डिंग B वॉल्यूम है जो मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई किए हैं, तो N मोल के कोरस्पॉन्डिंग कितना होगा? V कितना हो जाएगा? वो होगा वॉल्यूम एक्चुअल, इसको हटाते हैं एक्चुअल को, क्या हो जाएगा? वो V
जो V माइनस क्या हो जाएगा एन बी। वॉल्यूम ऑफ फ्री स्पेस इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस एन इंटू बी, माइनस एन इंटू बी। एक मोल का वॉल्यूम बी है तो एन मोल गैस के मॉलिक्यूल्स रहेंगे तो V माइनस एन बी हो जाएगा। तो इसी बी को बोला जाता है वैन डर वाल कांस्टेंट, वॉल्यूम के कॉरेस्पॉन्डिंग वैन डर वाल कांस्टेंट्स। इस V की यूनिट क्या होगी, लीटर पर मोल। अब बताइए मैं आपसे अगर पूछूं B की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, B की वैल्यू क्या होगी, जितना ज्यादा बड़ा गैस का मॉलिक्यूल्स होगा उतना ही ज्यादा उसके लिए B की वैल्यू होगी ना, जितना बड़ा गैस का मॉलिक्यूल्स होगा उसके लिए उतना ही बड़ी B की वैल्यू होगी। तो अगर आपको पूछेगा कि बताइए इनमें से कौन सा गैस के लिए B की वैल्यू ज्यादा होगी, तो आप सिंपल सा है, आप चेक करेंगे कि वॉल्यूम ऑफ, आप चेक करेंगे कि साइज, किस गैस के मॉलिक्यूल्स का साइज बड़ा है। समझ में आई बात है, जिस गैस के मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होगा उसके लिए B की वैल्यू बड़ी होगी। देखिए अगर पूछूं इनमें से किसके लिए B की वैल्यू ज्यादा होगी, क्योंकि B जो होता है वो एक मोल गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम होता है, इनमें से किसके लिए ज्यादा होगी, फ्लोरीन और क्लोरीन में से किसका साइज बड़ा है, क्लोरीन का साइज बड़ा है, क्योंकि डाउन द ग्रुप आने पे साइज बढ़ता है, तो B की वैल्यू किसके लिए ज्यादा होगी, क्लोरीन की। बात समझ में। अब ऐसा ही अगर यहां पे मैं पूछूं किसके लिए B ज्यादा होगा इनमें से, तो जेनॉन सबसे नीचे है तो इसके लिए V की वैल्यू ज्यादा होगी। अब इन दोनों में से देखिए, इन दोनों में से किसकी वैल्यू, किसके लिए B की वैल्यू ज्यादा होगी, इन दोनों में से किसके लिए B की वैल्यू ज्यादा होगी। अब देखिए हमें पता है अगर स्क्वायर लें सेम लेंथ का और सेम रेडियस का, हम सर्कल लें तो किसका एरिया ज्यादा आता है, स्क्वायर का आता है। देखो अब यहाँ पे है इसका लेंथ, अगर मैं इसको L बोलूं, इस लेंथ को अगर मैं L बोलूं तो ये क्या होगा, ये लेंथ कितना होगा 3/4L, 3/4 एक यूनिट नीचे आ गई है ना, तो किसका साइज बड़ा है, साइज इसका बड़ा है ना, साइज इसका बड़ा है, तो इसलिए इसके लिए B की वैल्यू ज्यादा होगी। तो B की वैल्यू चेक करने के लिए आप देखेंगे कि गैस के किस मॉलिक्यूल्स का साइज बड़ा है, क्योंकि एक मोल का वॉल्यूम जो होगा गैस का वही उसका B की वैल्यूज होगी। अब देखिए वैल्यू ऑफ B, कैसे वैल्यू ऑफ B डिटरमाइन करते हैं। देखिए अगर मान लें वैल्यू ऑफ B कैसे डिटरमाइन करते हैं, हमें तो बस डेफिनेशंस क्लियर है, हमें ये पता है कि गैस का मॉलिक्यूल्स के एक मोल का जो वॉल्यूम होगा वही उसका B होगा, वही उसका B होगा। जैसे अब देखिए क्या है, मैं अगर बोलूं मान लीजिए मेरा एक मॉलिक्यूल्स ये है, दूसरा मॉलिक्यूल्स ये है, इन मॉलिक्यूल्स का रेडियस जो है R है, इन मॉलिक्यूल्स का रेडियस जो R है। अब देखिए इनका रेडियस R है, अगर मुझे B कैलकुलेट करना पड़े, अगर मैं आपको पूछूं कि एक मॉलिक्यूल्स का कितना वॉल्यूम ऑक्युपाइड होगा, एक मॉलिक्यूल्स ये स्फीयर जो है इसका कितना वॉल्यूम होगा, तो वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल्स कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल्स कितना होगा, वन मॉलिक्यूल्स कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब। क्योंकि अब देखो जब ये दोनों जिस वक्त कोलिजन कर रहे होंगे उस वक्त इतने स्पेस में कोई गैस का मॉलिक्यूल्स नहीं आ रहा होगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम पे एक ही कोलिजन का एनालिसिस किया जा सकता है। क्योंकि अगर टाइम इंटरवल देखें तो टाइम इंटरवल बहुत ही शॉर्ट है, बहुत ही कम है। तो जब ये इससे टकरा रहा होगा तो इनके इस वाले एरिया में कोई भी गैस का मॉलिक्यूल्स इनसे नहीं टकरा रहा होगा, क्योंकि एक वक्त में एक ही कोलिजन पॉसिबल है इंस्टेंटनेटली, मतलब बहुत ही कम टाइम इंटरवल के लिए देखें तो मतलब ये जो इतना वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, ये दो मॉलिक्यूल्स अकर्स किए होंगे, इनके बीच में कोई मॉलिक्यूल्स इस वक्त नहीं आ रहा होगा। हाँ क्या ये समझ में आया, वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल्स इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब देखो क्या है, मैं ये कह रहा था कि ये मान लीजिए एक मॉलिक्यूल्स ये है, एक मॉलिक्यूल्स ये है, जिस वक्त इनके बीच में कोलिजन हो रहा होगा उस वक्त कोई और इनसे कोलाइड्स नहीं कर रहा होगा, क्योंकि एक किसी पर्टिकुलर टाइम पे अगर टाइम इंटरवल हम देख रहे हैं, बहुत ही छोटा टाइम इंटरवल है जिसमें कोलिजन हो रहा है ना, देयर इज नो टाइम गैप बिटवीन कोलिजन। मॉलिक्यूल्स अगर कोलाइड किया तो बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए कोलाइड किया, तो इसका मतलब है कि जब एक दूसरे से टकरा रहा होगा, अब टकराने के तो सारे चांसेस है, ये मॉलिक्यूल्स ऐसा नहीं कि बस इधर ही से आएगा, इधर से भी आ सकता है, इधर से भी आ सकता है, इधर से भी आ सकता है, आगे से आ सकता है, पीछे से आ सकता है। तो जहां पे टकराने के इसके चांसेस है उस स्पेस में कोई और मॉलिक्यूल्स नहीं आएगा, यानी कि जो ये स्पेस होगा इस स्पेस में कोई और मॉलिक्यूल्स नहीं आया होगा। ये यही वॉल्यूम है जिसपे दोनों मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। क्लियर हुआ? इसी स्पेस में दोनों मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि चांसेस है इस मॉलिक्यूल्स का इससे टकराने का इस पूरे 3D स्पेस में। समझ में आई बात? तो अगर मैं बोलूं
कि ये वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 2 मॉलिक्यूल्स, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 2 मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स कितना होगा, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 2 मॉलिक्यूल्स कितना होगा, वो होगा ये पूरा एरिया, पूरा वॉल्यूम, पूरा वॉल्यूम। हाँ समझ में आया ना, ये पूरा वॉल्यूम, इस पूरे वॉल्यूम में 2 मॉलिक्यूल्स हैं जिनके बाद इनके बाहर ही कोई और होगा, तो कितना होगा वो होगा 4/3 बड़ा सर्कल का एरिया, बड़ा स्फेयर का एरिया कितना होगा, पाई इंटू 2r का होल क्यूब, क्योंकि ये डिस्टेंस r है, ये r है तो 2r रेडियस हो गया, तो कितना हो गया ये हो गया 4/3 पाई इंटू 8r क्यूब, पाई इंटू 8r क्यूब, 4/3 पाई इंटू 8r क्यूब। अब देखो क्या है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 8 इंटू 4/3 पाई r क्यूब, क्या कोई गलती किया नहीं, ये 4/3 पाई r क्यूब क्या है, वॉल्यूम ऑफ 1 मॉलिक्यूल्स, वॉल्यूम ऑफ 1 मॉलिक्यूल्स, ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ 1 मॉलिक्यूल्स। तो अगर मैं बोलूं ये वॉल्यूम कितना है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई किए हैं, तो 1 मॉलिक्यूल्स कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, डिवाइड कर देंगे 2 से, तो यहां पे मैं लिखूं वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मॉलिक्यूल्स कितना होगा, 1 मॉलिक्यूल्स क्या होगा, वो होगा 4 इंटू 2 से डिवाइड कर देंगे ना, 4/3 पाई r क्यूब, 4 इंटू 4/3 पाई r क्यूब। तो B क्या होता है, B होता है 1 मोल मॉलिक्यूल्स कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है, B क्या होता है, 1 मोल मॉलिक्यूल्स कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया होता है, और 1 मॉलिक्यूल्स अगर इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया होता है तो 1 मोल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया होगा, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, 1 मोल मॉलिक्यूल्स, 1 मोल में n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कि एवोगैड्रो के बराबर है, 1 मॉलिक्यूल्स इतना किया है तो 1 मोल कितना ऑक्यूपाई करेगा, 4/3 पाई r क्यूब इंटू Na। अब बताइए ये क्या है, इसको क्या बोल सकते हैं, क्या इसको हम B बोल सकते हैं, क्या इसको हम B बोल सकते हैं, बताइए जल्दी से बताइए, B बोल सकते हैं, जल्दी से बताइए क्या बोल सकते हैं इसको B। अरे एक मोल मॉलिक्यूल्स कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, उसी को तो B बोला जाता है, अभी तक तो हम यही सीखते आ रहे हैं। तो ये B है, B की वैल्यू क्या आई, B की वैल्यू बहुत बढ़िया समझ में आया, B की वैल्यू आई 4/3 पाई r क्यूब इंटू Na इंटू 4 टाइम्स है ना, इंटू 4 टाइम्स ऑफ इट, इंटू 4 टाइम्स। यहां पे देखिए एक मॉलिक्यूल्स का है 4 इंटू 4/3 पाई r क्यूब, तो एक मोल का कितना होगा 4 इंटू 4/3 पाई r क्यूब। तो ये क्या है, ये आपका B है, यहां पे 4 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें यहां से क्या नॉलेज मिला, हम ये कह सकते हैं कि B इक्वल टू 4Na इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 मॉलिक्यूल्स, वॉल्यूम ऑफ 1 मॉलिक्यूल्स, क्योंकि 4/3 पाई r क्यूब क्या है, वॉल्यूम ऑफ 1 मॉलिक्यूल्स है। अगर ये मॉलिक्यूल्स देखो, यहां से हम ये भी कह सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल्स जो होगा वो जिसका वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब है, वो अपने से 4 गुना स्पेस ऑक्यूपाई किया रखेगा। देखो यहाँ पे वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू 4 इंटू 4/3 पाई r क्यूब, समझ में आया, अपने वॉल्यूम का 4 गुना स्पेस वो ऑक्यूपाइड किया रहेगा, वो पूरा घूमेगा उस स्पेस में। अब यहां से हम सीखे कि B की वैल्यू, इसको याद कर लीजिएगा, इसको रिजल्ट एज ए रिजल्ट याद कर लीजिएगा, इसका हम यूज सीखेंगे। चलो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक और करेक्शन है, प्रेशर करेक्शन। चलो प्रेशर करेक्शन से क्या होता है, अब देखो जैसे क्या है, मैं 2 केस लेता हूं, ये एक पहला केस है, ये हमारा दूसरा केस है। ये केस है, मान लीजिए केस है जब गैस आइडियल है, तो ये कंटेनर का वॉल है, गैस जब आइडियल है, तो ये कब है, गैस जब रियल है, तो ये कंटेनर का वॉल है, ये कंटेनर का वॉल है। ध्यान से देखिए, अब आइडियल है तो आइडियल के केस में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, आइडियल के केस में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, आइडियल के केस में ना, रियल के केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंसीडर करते हैं ना, आइडियल के केस में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। अब बताओ ये जा रहा है इस दीवार से टकराने, इससे टकराने, तो मान लीजिए इससे टकराया, तो टकराने की वजह से ही प्रेशर आता है, तो मान लो प्रेशर जो आया वो PI आया। दूसरा केस ले लेते हैं, जब गैस का मॉलिक्यूल्स यहां पे है, तो गैस का मॉलिक्यूल्स
यहाँ पे अब क्या है, रियल है तो इसके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसको आस पड़ोस के सारे मॉलिक्यूल्स खींच रहे होंगे इस मॉलिक्यूल्स के। अब ये जा रहा है कोलिजन के लिए तो ये सब खींच रहे हैं इसको, ये सब खींच रहे हैं इसको। अब क्या होगा, अब कोई जा रहा है किसी दीवार से टकराने और उसको कोई खींच रहा है, तो इसमें मान लीजिए अगर ये P रियल हुआ, ये P इससे टकराया तो P रियल प्रेशर जनरेट किया इस कंटेनर के साथ, तो बताइए कौन सा ज्यादा होगा, आइडियल वाला प्रेशर ज्यादा होगा या रियल वाला। यहाँ पे खींचातानी है, यहाँ पे कोई खींचातानी नहीं है, यानी कि अगर कोई किसी को खींच रहा है तो वो उतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं क्रिएट कर पाएगा जितना वो फ्री रहता है तो क्रिएट करता है। तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि प्रेशर आइडियली जो होगा वो ज्यादा होगा प्रेशर रियल से, प्रेशर आइडियल ज्यादा होगा प्रेशर रियल से। क्यों, क्योंकि वहां पे खींचातानी है ना, वो जितना स्पीड से जा रहा था उससे वो नहीं जा पा रहे, जितना हम सोच रहे थे आइडियल पे जा रहा है उससे वो उतना नहीं जा पा रहा है, वहां पे उसको खींच रहा है, वहां पे उसका मोमेंटम कोई कम कर रहा है। हाँ, आइडियल के केस में हाई होगा। तो अगर मैं बोलूं कि प्रेशर अगर जितना कम हुआ, कितना कम हुआ, अगर मान लो बीटा कम हुआ होगा, इसके खींच लेने की वजह से, मॉलिक्यूल्स के खींचने की वजह से बीटा कम हुआ है, तो पी आइडियल किसके बराबर होगा, पी आइडियल होगा पी रियल प्लस बीटा, पी रियल प्लस बीटा। बीटा क्या है, बीटा है जो कि अट्रैक्शन से, जो कि गैस के अट्रैक्शन से प्रेशर कम हुआ है। बीटा क्या है, आप इसको लिख सकते हैं बीटा इक्वल टू प्रेशर रिड्यूस्ड ड्यू टू अट्रैक्शन, प्रेशर रिड्यूस्ड ड्यू टू अट्रैक्शन, ड्यू टू अट्रैक्शन, या फिर प्रेशर लॉस्ट ड्यू टू अट्रैक्शन। क्लियर, तो इसी को बोला जाता है प्रेशर करेक्शन, प्रेशर करेक्शन। अब देखो इसकी वैल्यूज किस किस पे डिपेंड करेगी, हाँ यहीं पे बात कर लेते हैं। बीटा, बीटा क्या था, बीटा की वैल्यू किस किस पे डिपेंड करेगी, डिपेंड करेगा कि, अब देखो अट्रैक्शन किस पे डिपेंड करता है, अट्रैक्शन डिपेंड करता है कि कौन उसको कितना फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है। अब फोर्स किस पे डिपेंड करता है, मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी पे, फोर्स किस पे डिपेंड करता है, मॉलिक्यूल, जितना ज्यादा डेंसर मॉलिक्यूल्स उतना ही ज्यादा वो उसको खींच रहा होगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए एक मॉलिक्यूल्स ये है, दूसरा मॉलिक्यूल्स ये है, तो अगर इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F, ये इसको F से खींच रहा है तो ये भी इसको F से खींच रहा होगा, तो इन दोनों के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है बीटा ना, जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा प्रेशर रिड्यूस होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F स्क्वायर, बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F स्क्वायर। और हमको पता है कि फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, जितना ज्यादा डेंसर मॉलिक्यूल्स होगा गैस का उतना ही ज्यादा आपका फोर्स लगेगा। तो हम यहां से कह सकते हैं कि बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, डेंसिटी मतलब नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर मैं बीटा को यहां से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाऊं तो बीटा क्या आएगा, बीटा इक्वल टू ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर। बीटा को अगर मैं यहां से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा के एक कांस्टेंट ए लाता हूं तो क्या आएगा, ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर। तो आपका पी आइडियल कितना मिला, आइडियल कंडीशन पे प्रेशर कितना मिला, वो मिला P प्लस बीटा, बीटा की वैल्यू क्या है, ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर। और एक और चीज जो हम वॉल्यूम करेक्शन में सीखे थे वो क्या सीखे थे, वॉल्यूम क्या मिला था आपका, वॉल्यूम मिला था V माइनस एन बी के बराबर, वॉल्यूम क्या मिला था, V माइनस एन बी के बराबर। वॉल्यूम आइडियली जो हम क्या लिए थे, V माइनस एन बी के बराबर। अब अगर इन दोनों को आइडियल गैस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें तो जो नया इक्वेशन आता है उसको बोला जाता है वॉन डेर वाल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, PV इक्वल टू एन आर टी। P को अगर इससे PI से रिप्लेस करते हैं तो P प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, V को अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं V माइनस एन बी से तो ये इक्वेशन जो आया NRT, यही है आपका वॉन डेर वाल गैस इक्वेशन, यही है आपका वॉन डेर वाल गैस इक्वेशन। थोड़ी सी चीजें और समझनी है आपको कि बीटा किस बात पे डिपेंड करता है। बीटा जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ही ज्यादा बीटा होगा, यानी ए की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी बीटा की वैल्यू उतना ही ज्यादा होगा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो यानी कि गैस के मॉलिक्यूल्स पास पास आना चाहते हैं, यानी कि लिक्विफिकेशन इजिली होगा। तो एक कॉन्सेप्ट छोटा सा आता है लिक्विफिकेशन प्रेशर, लिक्विफिकेशन प्रेशर, प्रेशर मिनिमम प्रेशर विच इज रिक्वायर्ड टू लिक्विफाई अ गैस इज कॉल्ड लिक्विफिकेशन प्रेशर, जिसमें जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसका उतना ही कम लिक्विफिकेशन प्रेशर, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है यानी गैस इजिली लिक्विफाई होना चाहता है तो लिक्विफिकेशन प्रेशर को बोले, तो जिसके लिए जितना ज्यादा ए लिक्विफिकेशन प्रेशर उतना ही कम। अब देखो अगर ए को कंपेयर करना होगा तो आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे जाना है ना, समझना है किसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। तो अगर गैस पोलर हुआ
तो उसके बीच में ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगा तो ए की वैल्यू ज्यादा होगी, ए की वैल्यू ज्यादा होगी। तो यहां पे लिखा है कि वैल्यू ऑफ ए इज हायर फॉर पोलर गैस एज कंपेयर टू द नॉन पोलर गैस, क्योंकि पोलर में ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इसलिए हायर होगा। अब देखिए अगर कंपेयर करना होगी, ये मान लीजिए हमारा सेट 1 है, सेट 1 ऑफ गैस है, ये सेट 2 है, बताइए किसके बीच, किसके लिए सेट 1 के लिए ए ज्यादा होगा या सेट बी के लिए? सेट 1 के लिए ज्यादा होगा ए या सेट बी के लिए? सेट जो कि पोलर है उसके लिए ए की वैल्यू ज्यादा होगी, पोलर ये है, ये सब नॉन पोलर है तो इसके लिए ये ज्यादा। दूसरा पॉइंट है, ये सब सारे पॉइंट इनका ख्याल रखिएगा, कभी कभी मॉलिक्यूल्स दिया रहेगा, आपको पूछेगा ए किसमें ज्यादा होगा, किसका लिक्विफिकेशन प्रेशर ज्यादा होगा, जिसका ए ज्यादा उसका लिक्विफिकेशन प्रेशर कम। तो यहाँ पे आप एक कंक्लूजन में लिख सकते हो ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लिक्विफिकेशन प्रेशर। चीजें समझ में आ गई होंगी तो ये चीजें भूलेंगी नहीं समझ में आई होंगी तो रटना पड़ेगा। चलो अब बताओ, जिस गैस के मॉलिक्यूल्स की साइज बड़ी होगी, जब गैस के मॉलिक्यूल्स का साइज बड़ा होगा उनमें ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, इसके लिए उसके लिए ए की वैल्यू ज्यादा होगी। अगर साइज बढ़ेगा मॉलिक्यूल्स का तो वैल्यू ऑफ ए बढ़ेगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है। तो अब इन दोनों में किसका लिए ए ज्यादा होगा? ऑक्सीजन का, क्योंकि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है, इसकी साइज ज्यादा होती है। क्लियर? अब थर्ड देखिए, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन्वॉल्व हुई तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है रिलेटिव टू एनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लंडन फोर्सेस, डायपोल फोर्सेस। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर इन्वॉल्व हुई तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, इसका मतलब ए की वैल्यू ज्यादा होगा। चलिए इसके बेस एक क्वेश्चन बना लीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, इन गैसेस को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ए में अरेंज करना है। आपको सिंपल से देखना है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे इनमें देखिए, जिसका साइज बड़ा उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा। CH4 सबसे बड़ा है तो CH4 का के लिए ए C4H10 के लिए ए की वैल्यू ज्यादा, फिर C3H8 के लिए ए की वैल्यू ज्यादा, फिर C2H6 के लिए, फिर एट द एंड CH4। क्योंकि यहाँ पे सारी गैसेस सेम नेचर की हैं तो आपको सिंपल सा है, जिसका साइज बड़ा उसके लिए ए बड़ा। इसमें देखें तो जिनॉन का साइज बड़ा है तो उसके लिए ए की वैल्यू ज्यादा, हीलियम के लिए सबसे कम। CH4 और CO2 में देखें, CH4 और CO2 में CO2 का साइज बड़ा इसलिए इसके लिए ए की वैल्यू ज्यादा। इस केस में देखेंगे, इस केस में अमोनिया का वैसे साइज भी बड़ा है और अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो इसके लिए ए की वैल्यू ज्यादा। तो यही है हमारा वैन डर वाल इक्वेशन जो कि हम प्रूव किए। और बी की वैल्यू, ए की वैल्यू पे डिपेंडेंट क्वेश्चंस आएंगे तो आप बना लीजिएगा, और ये इसके आगे की सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। कोई भी डाउट हो तो आप कल पूछ लेना, और क्वेश्चंस बनाते रहिए, क्वेश्चन बनाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन से ही आपको आइडिया लगेगा कि हमें कितना नॉलेज है। थैंक यू। ऑन IS2 ऑन स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए IS2 ऑन पर बने रहिए।